डॉक्टर प्रवीण कुमार सुराना, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, जलजोग चौराहा, जोधपुर में सुराना न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्यरत हूँ। YouTube के माध्यम से मैं आप सबके साथ में मिर्गी के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये बात है कि मिर्गी क्या है। तो मिर्गी या तांड जिसको कहते हैं मारवाड़ी में, ये एक विशेष प्रकार की मस्तिष्क की बीमारी है। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग कार्यविधियों को कंट्रोल करती है। तो जैसे मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह सारी मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। तो ये मिर्गी क्यों आती है कि भाई आपके आनुवंशिक रूप से कुछ खराबी रह गई मस्तिष्क में, तो ये कोशिका के स्तर पे हो सकती है, उत्तक के स्तर पे हो सकती है, या आप कोई ट्यूमर बन गया, कोई चोट लग गई, मस्तिष्क हिस्सा डैमेज हो गया, तो जहाँ नुकसान हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है, वहाँ पे जब वापस रिकवरी होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं आके एबनॉर्मल आती है। और आप जानते हैं कि मस्तिष्क से सारी कार्य जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, विद्युतीय कार्यविधि से होते हैं। तो अगर मान लो ब्रेन का कोई हिस्सा एबनॉर्मल काम करे, अचानक वहाँ से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बने, तो जिस हिस्से से होता है तो उस हिस्से से के कारण जो बॉडी का जो हिस्सा कंट्रोल होता है इससे, वहाँ पे एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। तो जैसे मोटर एक्टिविटी से गड़बड़ हो तो हाथ पांव का हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि ऑटोनॉमिक एरिया से गड़बड़ हो तो उल्टी आना, चक्कर आना वगैरह शुरू हो जाता है। इसी प्रकार सेंसरी एरिया में हो तो व्यक्ति को झंझनाहट सी महसूस होती है। कुल मिला के एबनॉर्मल एक्टिविटी, असामान्य विद्युतीय जो गतिविधि होती है वो अचानक शुरू हो जाए तो इससे मिर्गी का दौरा शुरू हो जाता है। अब मिर्गी क्या क्या प्रकार की होती है और उसमें क्या होता है, देखिए मिर्गी के अंदर एक तो ऐसा आता है जिसे कहते हैं एब्सेंस अटैक। अचानक व्यक्ति क्या है कि आसपास के एरिया से वो उसके साथ में जुड़ाव नहीं रहता है, अचानक एब्सेंट हो जाता है वो। एक ये होता है कि आपके हाथ पांव में झटके आने शुरू हो जाए, इस प्रकार से झटके आ जाए, ठीक है, इसको जनरलाइज टोनिक सीजर कहते हैं। एक फोकल सीजर होता है कि आपके हाथ और पांव के अंदर झटका आ रहा है, या आप एकदम निढाल हो जाएं, गिर गए, बेहोश हो गए, या एकदम शरीर अकड़ गया। तो कई प्रकार की मिर्गी होती है और बार बार इस प्रकार की तान आती है उसी को मिर्गी कहते हैं। एक जो तान आती है उसको अपन मिर्गी नहीं कहते हैं। बार बार आया तो अपन कहते हैं भाई अचानक आ जाए, अकारण है, बिना किसी कारण से अगर तान आए तो ये मिर्गी हो गई। जैसे बुखार अगर किसी को आया और उसमें तान आ गई तो ये मिर्गी नहीं है। लेकिन बार बार बिना किसी कारण से बार बार तान आए तो इसको मिर्गी कहते हैं। अब मिर्गी के दौरे के समय व्यक्ति को अचानक, जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ झटके आ सकते हैं, एकदम निढाल हो सकता है, अकड़न आ सकती है, एक तरफा से आ सकता है, खाली व्यक्ति खोया खोया देख सकता है, जीभ कर सकती है, मुंह में झाग आ सकते हैं, और व्यक्ति खड़ा हो तो गिर सकता है, और कई बार ये भी हो सकता है कंफ्यूज हो गए और उसके बाद में व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, वो यूं मुंह चला रहा है, ऐसे कर रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है, कंफ्यूज है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। ये दौर जब खत्म हो जाता है मिर्गी का, तो इसके बाद में व्यक्ति निढाल हो जाता है, या तो तुरंत होश में आ जाए और बात करने लग जाए, या कंफ्यूज रह सकता है, उसको सर दर्द हो सकता है, उसको वापस ठीक होने में 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, और दवा चालू करने के बाद में दवाओं से कई बार सुस्ती आती है तो और लंबा समय भी लग सकता है, या उसका हाथ और पांव थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के लिए कमजोर भी रह सकता है, जिसे टोर्स से कहते हैं। कुल मिला के मिर्गी के बाद में रिकवरी होने में सेकंड से लगा के घंटों लग सकते हैं। अब अपन ये डिस्कस कर लें कि भाई मिर्गी के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, जन्म के समय अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, जन्म के बच्चे को समय लगा जन्म होने में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसके बाद में दिमाग डैमेज हो जाता है और उससे मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। फिर इसी तरह से जन्म के तुरंत बाद में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, पायजेनिक मेनिंजाइटिस, कई प्रकार की मेनिंजाइटिस है, मस्तिष्क और कई प्रकार के, ये ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। उसके बाद में मिर्गी आने का खतरा रहता है। फिर एक होता है कारण एक्सीडेंट, चोट लगना सिर पे, और उसके बाद में जब घाव भर जाता है उसके बाद में मिर्गी का दौरा आने का डर रहता है। जेनेटिक हो सकता है, आपकी एक कोशिका के अंदर कमी है, कुछ कमी रह गई तो उसके कारण हो सकता है। फिर और भी कई मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, बहुत सारी बीमारियां उसके कारण हो सकता है। तो कुल मिला के कारण तो बहुत हैं।
घूम फिर के ये है कि इन सब का निदान करना है, इनका इलाज करना है। अब मिर्गी क्यों हो जाती है? एक बार मिर्गी शुरू हो गई तो वापस कंट्रोल ना आए और बार बार क्यों आए, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे थकान, आप बहुत देर रात तक जगते रहे। दूसरा, आप कुछ इस प्रकार की दवाई लें जिससे आपको दौरा आने खतरा रहे, जैसे स्मैक्स वगैरह लेना है। तीसरा ये कि आपने शराब पी तो दौरे का खतरा बढ़ गया। आपको पूरी नींद नहीं ली और जल्दी उठ गए, आपको दौरे का खतरा हो गया। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तनाव में है तो आपको दौरे का खतरा बढ़ जाएगा। आप हेक्टिक जिंदगी जी रहे हैं, आराम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको दौरा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि भी ट्रिगर्स क्या हैं। इसी प्रकार से और भी कई कारण है। आपने दवाई बराबर ही नहीं ली, एकदम दवा बंद कर दी, आपको दौरा आ जाएगा। आपने दवा समुचित मात्रा में नहीं ली, आपको दौरा आ जाएगा। और दवा लेते लेते भी हो सकता है दवा फेल हो जाए और आपको दौरा आ जाए। तो कई कारण हो सकते हैं। अब अपन ये डिस्कस कर लें कि भाई मिर्गी, अगर मान लो डॉक्टर ने अपने ओपीडी में चैम्बर के अंदर देखा कि इसको मिर्गी हो सकती है, तो किस प्रकार की मिर्गी है ये भी तय करना जरूरी है कि उसका उस हिसाब से इलाज हो। अगर किसी को ट्यूमर है तो ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, अगर खून जमा हो गया तो उसका निकाल देना होता है। तो कई बार मिर्गी का परमानेंट इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले अपन जांच करेंगे भी क्या है। तो एक बहुत बड़ी जांच होती है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। इससे ये मालूम किया जाता है कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो दिमाग के किस हिस्से से आ रही है और किस प्रकार की मिर्गी है। तो एक लंबी चौड़ी इसमें रिकॉर्डिंग होती है। आजकल तो कंप्यूटराइज हो गई है। आधा आधा घंटा तक जांच ये की जाती है। दिमाग के अपने सिर के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह के तार लगाए जाते हैं और उन तारों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एनालाइज करके और डिस्प्ले किया जाता है। फिर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। इसके आधार पर मालूम पड़ता है बीमारी किस प्रकार की है। तो इसे ईईजी कहते हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरी जांच होती है सीटी स्कैन। अब सभी को मालूम है कि आज का सीटी स्कैन मस्तिष्क की बीमारी के अंदर खूब काम मिल जाती है। न केवल मस्तिष्क बल्कि शरीर के हर हिस्से में जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सीटी स्कैन है ये बताता है कि ब्रेन के अंदर क्या खराबी है। ये मोटे मोटे तौर से नॉर्मल है या इसमें कुछ खराबी है, बनावट में खराबी है, कोई चोट लगी हुई है पुरानी, कोई ट्यूमर है या नहीं। तो ये तो हो गया सीटी स्कैन। इसी प्रकार से होता है एमआरआई। एमआरआई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा पावरफुल जांच का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ज़्यादा बीमारी मालूम पड़ती है। तो कई बार तो हम लोग सीधा एमआरआई ही करवाते हैं। फिर इसके बाद में एक जांच होती है पैट स्कैन। ये भी ये मालूम करता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ब्रेन की कहाँ पर कमज़ोर है, कहाँ ज़्यादा है, कौन सा हिस्सा सक्रिय नहीं है इत्यादि। और भी बहुत सारी जांचें हैं, स्पेक्ट है, पैट है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटोग्राम भी होता है। कुल मिला के मोटी मोटी जांच तो एमआरआई और सीटी स्कैन और ईजी होती है। जब अपन ने ये मालूम कर लिया है मिर्गी है, तो उसका प्रकार और किस प्रकार की है, क्या है, इसका क्या इलाज है, ये डॉक्टर तय करता है। तो इलाज के अंदर सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि भैया आपको भरपूर नींद लेनी है, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको देर रात तक नहीं जगना है, आपको वाहन चलाते वक्त ध्यान रखना है। हम कई बार मना करते हैं कि शुरुआत में जब तक मिर्गी कंट्रोल ना आया तब तक आप वाहन न चलाएं। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो हम बताते हैं मरीज को और रिश्तेदारों को, और उसके बाद में इसकी दवाइयाँ होती है। अब दवाई जो है वो 70% के अंदर तो पूरा ठीक कर देती है और काम करती है। इलाज लेना पड़ता है 1 साल से लगा के 3 साल तक, ज़्यादातर तो 3 साल तक चलता है। अब कई तरह की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी इसमें 1 साल के बाद में दवा बंद कर दो, लेकिन हम ज़्यादातर मरीज को ये कहते हैं कि इलाज 2 से 3 से 5 साल तक चलेगा। जितना लंबा इलाज चलता है उतना ही वापस न होने का चांस कम हो जाता है। तो अगर मान लो एक मोटे मोटे तौर पे 3 साल तक हम इलाज का रिकमेंडेशन देते हैं। 3 साल इलाज चलने के बाद में 70% को तो वापस होगी नहीं। 70% से बचे हुए 30% के अंदर क्या है कि वापस होने का डर रहता है। और उनको अगर मान लो लंबे समय तक दें तो 10% में और इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एक दवा से कंट्रोल नहीं होता हम 2 दवा देते हैं, 2 से नहीं होता हम 3 तक दे देते हैं, 4 तक चले जाते हैं। 4 से ज़्यादा यूजुअली लाभ नहीं देती है। तो इसमें कई प्रकार की बातें हैं। जब एक बार इलाज चालू कर दिया जाता है तो एक विशेष प्रकार की दवाई को लंबे समय तक देना होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि व्यक्ति इसको शेड्यूल आसान रखें, सुबह और शाम ले या रात को सोते समय ही ले। तो इससे क्या है कि कंप्लायंस बढ़ जाती है, यानी मरीज गलती नहीं करता है। फिर कोशिश ये की जाती है कि इसके दवाओं के साइड इफेक्ट कम से कम हो। खासतौर से इसमें सुस्ती बहुत आती है दवाइयों से। कोशिश ये करते हैं कि जल्दी व्यक्ति उसका अभ्यस्त हो जाए और लगातार दवा ले, बीच में छोड़े नहीं। दवाइयों के आपको मोटी मोटी दवाई ना बताऊँ, एक तो बहुत पुरानी दवाई होती है फिनोबार्बिटन, बहुत सस्ती दवाई है
बहुत अच्छी दवाई, इससे थोड़ी सुस्ती आती है। लोगों को ये भ्रांति रहती है कि इलाज बहुत महंगा होता है, ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादातर दवाएं सस्ती है। और आजकल जो नई जो दवाई आई है जो बहुत अच्छी मानी गई है, जिनके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, वो भी बहुत कम कीमत में भारत में तो एटलीस्ट उपलब्ध है। तो एक तो इलाज की कीमत से नहीं लड़ना है, इलाज बहुत सस्ता हो सकता है, बहुत गरीब पेशेंट है, सरकारी अस्पतालों में दवाएं मिलती है, बड़े आराम से लें, और उपलब्धता बहुत अच्छी है इन दवाइयों की, और ये भी बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ होती है। तो 3 प्रकार की दवाइयाँ पुरानी जो मेन काम में ली जाती है वो है फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन और सोडियम वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन। अब आजकल नई दवाइयाँ आ गई, कार्बामेजिन का नया रूप आ गया जिसे हम कहते हैं ऑक्सकार्बाजेपिन, जिसके साइड इफेक्ट कम है। इसके बाद में एक नई दवा और आई है जो बहुत चलन में है, जिसे हम क्लोबाज़ाम कहते हैं। इसके बाद में एक नई दवा आ गई है टोपिरामेट, इसके बाद में नई दवा है लेकोसामाइड आ गई है, और लेवाटिरासेटाम आ गई है। इन सब दवाओं के साइड इफेक्ट थोड़े कम है, थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है। इन सब को हम दिन में 2 बार देखिए एडजस्ट कर देते हैं। अगर एक दवा से कंट्रोल नहीं हो तो 10% मरीजों को दूसरी दवाई और जोड़ने से लाभ मिलता है। कई बार कंट्रोल हो नहीं पाती दवा मिर्गी, इसको हम इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी कहते हैं। कुछ मरीजों में हम ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद में मरीज ठीक हो सकता है। तो भारत के कुछ विशिष्ट प्रकार के सेंटर्स में, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, श्रीचित्रा इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, बड़े शहरों में सब जगह एपिलेप्सी सर्जरी होती है। तो इन सर्जरी के बाद में दवा का बहुत कम लेनी पड़ती है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी जांचें होती है, उसके बाद में ऑपरेशन किए जाते हैं। ब्रेन के जिस हिस्से से ये एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उस हिस्से को थोड़ा सा हटा दिया जाता है ऑपरेशन करके। तो कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और बड़े बड़े सेंटर्स में उपलब्ध है। और खुशी की बात यह है कि बहुत ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है, ये ऑपरेशन बहुत सस्ता होता है, और भारत के देश के सरकारी बड़े बड़े अस्पतालों में सब जगह ये सर्जरी बहुत उपलब्ध है। हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या मिर्गी का रोग ठीक हो सकता है या नहीं। जैसे मैंने बताया 70% तो पूरे ठीक हो जाते हैं, और बच्चे को में भी इतना अच्छा कंट्रोल हो जाता है कि प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत कम पेशेंट में कंट्रोल नहीं होता है, और बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ती है। कुछ पेशेंट जैसे चोट लग गई, बहुत ज़्यादा चोट लगी, जगह जगह डैमेज हुआ, 2-3 जगह से मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो अगर एक बार किसी से अच्छा कंट्रोल कर लिया जाए तो उन मरीजों को हम ज़िंदगी भर दवा देते हैं। कुछ इडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जिसको हम कहते हैं कि ज़िंदगी भर दवा लीजिए, और खुशी की बात है आजकल की दवाओं के साइड इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप ज़िंदगी भर ले सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इन दवाओं से कई बार बच्चे के अंदर विकार आ सकते हैं, लेकिन इन दवाओं का आजकल कम काम में लिया जाता है, बड़े ध्यान से लिया जाता है। एपिलेप्टोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बड़े ध्यान से इन दवाओं को देते हैं। तो अगर मरीज स्त्री है तो वो शादी कर सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, बच्चे स्वस्थ होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जिंदगी भर दवा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए दवाई ले सकते हैं तो आप मिर्गी के लिए भी ले सकते हैं दवाई लगातार, और कोई चिंता की बात नहीं है, महंगी दवाइयाँ नहीं है। इसके बाद में ये है कि हर व्यक्ति को जिंदगी भर लेनी पड़ती, ज़्यादातर तो 3 साल में ठीक हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते नहीं हैं। क्या ध्यान रखना होता है, दवा बराबर लें, पैसा ज़्यादा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, फ्री भी अवेलेबल है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इनको फ्री देती है, जांचें भी ज़्यादातर फ्री हो जाती है। अब समाज के अंदर एक बात और है, अपने समाज के अंदर भ्रांतियाँ बहुत हैं। अगर किसी को मिर्गी है तो तुरंत भोपा और झाड़ा फूंक के हिसाब से ले जाएंगे, अरे जी इनको देवी देवता का प्रकोप हो गया। ऐसा ना करें, आप पूजा पाठ करें, ईश्वर में विश्वास करें, लेकिन डॉक्टर की दवा बराबर लें, पूरी जांच करवाएं। फिर इसके बाद में कि अगर दौरा आ रहा है तो तुरंत उसको जूता सूंघाएंगे, न सूंघाएं। जैसे दौरा आया है, करना क्या है, मरीज को उठाया, बिस्तर पे लेटाया, उसको झटका नहीं लेके उसके बेल्ट चश्मा सब हटाया, उसको आराम से कर दिया। न तो उसके मुंह में उंगली डालनी है, आपकी उंगली कट जाएगी, उसका दांत टूट जाएगा। न उसको कुछ और करना है, न आपको किसी प्रकार की उसको असिस्ट करने, आपको तो उसको ढीला छोड़ देना। एक साइड किया, बिस्तर पे लेटाया, ताकि झटके आने पे उसको चोट वगैरह न पहुंचे। उसके बाद में आजकल विशेष प्रकार के स्प्रे होते हैं, मिडाजोलाम वगैरह के, अगर आपके पास ये उपलब्ध है, नाक में स्प्रे कीजिए, दौरा कंट्रोल हो जाएगा। न हुआ तुरंत नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाइए। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, आपको न घबराना, न चिंता करनी है, जूता नहीं सूंघना है, भ्रांतियाँ किसी प्रकार के अंदर रखें, और घबराएं नहीं, रोना धोना ना करें, हिम्मत रखें, बड़े आराम से उनको डॉक्टर के पास ले जाइए, और तुरंत इसका इलाज हो जाएगा। इसके इंजेक्शन लगते हैं, जैसे डायजेपाम होता है, लोराज़ेपाम होता है, इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उसको कंट्रोल कर लिया।
तो ये तो मिर्गी आने के समय है। इसके बाद में क्या करना है, जैसे दौरा खत्म हुआ, मरीज को असामान्य जैसे सर दर्द हो सकता है, वापस होश आने पे वो कंफ्यूज हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, उसको संभालें और डरे नहीं। और भी कई भ्रांतियां हैं, प्यार सूंघा देना, जूता सूंघा देना, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना, दवा लेनी है। तो होती है कि सब मिर्गी छूत की बीमारी है, तो मिर्गी छूत की बीमारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घर में मिर्गी ग्रस्त है तो आप उसके सामान्य व्यक्ति की तरह लें, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, वो आग से दूर है, पानी से दूर है, जब तक दवाई से कंट्रोल न हो जाए तब तक वो ड्राइविंग नहीं करे। लेकिन इसके अलावा छूत की बीमारी नहीं है। इसके अलावा न खांसने से होगी, न छूने से होगी, न ये भगवान का श्राप है, और न ये शादी के बाद में ठीक होती है। जहाँ तक हो सके अगर किसी की शादी कर रहे हैं मिर्गीग्रस्त व्यक्ति की, तो संबंधी को पहले से सूचित करें कि देखिए इनको मिर्गी का इलाज चल रहा है और ये 2-3 साल में ठीक हो जाएंगे, इसे छुपाए नहीं, वरना इसके अंदर बाद में भ्रांतियाँ पैदा होती है, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है जी। और इसके अलावा कई बार दिमाग में आता है कि ये तो मिर्गी का मरीज है, तो आप उसके साथ अनड्यू इस प्रकार का ये घबराने वाला व्यवहार ना रखें, असामान्य व्यवहार रखें, उनको नॉर्मल व्यक्ति की तरह लें। ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, शादी के लायक हैं, काम करने लायक हैं। और अगर आपको याद हो तो रॉडी जोन्स ऐसे खिलाड़ी तो शानदार फील्डर भी रहे, खिलाड़ी भी अच्छे रहे, बड़े बड़े लोगों को हुआ है मिर्गी के दौरे और वो ठीक रहे। अब आप कहा जाता है नेपोलियन जैसे व्यक्ति को भी मिर्गी थी। आप उदाहरण लें तो पेंटर, बड़े बड़े पेंटर्स को रही है। तो इस तरह से कई लोगों को मिर्गी की बीमारी रही है और उन्होंने जिंदगी सफलतापूर्वक यापन किया है। एक सामान्य व्यक्ति, एक मिर्गी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। न तो ये छूत होता है और न ये कोई और दूसरी ऐसा नहीं, न ये कोई देवी प्रकोप है। के अंदर मिर्गी एक इलाज करने लायक बीमारी है, ये कोई देवी प्रकोप नहीं है, इससे डरे नहीं। अगर दौरा आता हो तो उसको छेड़े नहीं, मरीज को उठाएं, संभाल के उसे बिस्तर पे लेटाएं, जूता न सूंघाएं, प्याज न सूंघाएं, और कोई प्रक्रिया न करें, न चम्मच डालें, न जीभ, न उसके मुंह में आप उंगली डालें। और एक बार मिर्गी शुरू हो गई है, जांचें करवाएं, इलाज बराबर लें, धैर्य रखें, 2-3 साल में ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। एक डायरी रखें कि वे कितनी बार दौरा है, कब कब दौरा है। इन चीज़ों से डॉक्टर को इलाज में सुविधा मिलती है। दवाई बराबर लें, छोड़ें नहीं। धन्यवाद।